Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So I am Dr. Upasana Borthakur. I am your sociology educator. I have done my PhD and masters in sociology. So this is my new YouTube channel, Upasana Ma'am Sociology Classes. So students do like, comment, share and subscribe my channel. And I have also created a Telegram channel. So there also all of you join, because जो भी classes के notes होंगे मैं उसी Telegram channel पे share करूँगी in the name of Upasana Ma'am Sociology Classes. And this is the Telegram actually link जो है, ये link है, और Upasana Ma'am Sociology Classes पे अगर आप लोग सर्च करोगे Telegram में तो आप लोग को मिल जाएगा. And all the students who are preparing for UGC NET, CUET PG, CUET UG, PhD entrance exams or assistant professor entrance exam can join my classes in sociology. Obviously join my classes क्योंकि मैं keeping all the competitive exams in mind related to sociology, मैं ये classes जो है YouTube में चलाने वाली हूँ. एंड आई नीड योर सपोर्ट. यस. एंड अभी सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि अभी जैसे हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अराउंड 1.5 मंथ से आप लोग के पास है, नोटिफिकेशन आ गया है. जून 16 को आप लोग का एग्ज़ाम है सोशोलॉजी का, यूजीसी नेट का. सो कीपिंग दैट इन माइंड मैं अभी एक स्पेशल सीरीज लेके आने वाली हूँ, दैट इज विल बी ऑन क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स. ओके. सो सिलेबस, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस सिलेबस. हमारे 10 यूनिट्स है. जो सबसे पहला वाला यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट यूनिट इज ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, ऑल ऑफ यू नो. और अगर हम सिलेबस में देखें तो हमारे 26 थिंकर्स है. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि खाली वो 26 थिंकर्स पढ़ने से हमारा नेट जेआरएफ नहीं निकलेगा. 26 थिंकर्स के अलावा भी हमारे बहुत सारे थिंकर्स है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं. सो अगर मैं क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स की बात करूं तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे खाली 3 ही थिंकर्स के लिए मतलब आप लोग का सिलेबस में दे रखा है, दैट इज मार्क्स, वेबर एंड डर्कहाइम. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट बिसाइड्स दिस 3 क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स हमारे और भी बहुत सारे क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे अगस्ट कॉम्ट हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, फर्डिनेंड टॉनीज हो गए, जॉर्ज जिमेल हो गए, थियोस्टिन वेबलिन हो गए, पैरेटो होंगे, फिर उसके बाद मॉस्का. yes, so is LH Morgan. Yes, so these are some of the classical sociological thinkers जो upcoming series में आप लोग को कराने वाली हूँ. And students do like, share and subscribe and also support me. So I think इनका इमेज आप लोग को पहचान में आ रहा होगा कि आज के क्लास में हम किन के बारे में बात करने जा रहे हैं. So obviously this is हमारे अगस्ट कॉम and he is considered to be the father of sociology. ये आप सबको पता है क्योंकि इन्हीं के बदौलत सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हमारा आया और इन्होंने सोशोलॉजी जो टर्म है उसको कॉइन किया. ओके. फिर उसके बाद हमारे ये नेक्स्ट है, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर. एंड हर्बर्ट स्पेंसर इज द सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी. सो इन दोनों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके. सो अगस्ट कॉम्ट एंड हर्बर्ट स्पेंसर. ओके. सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग द नोट्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी. बट एज यू नो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ, बट हिंदी में भी मैं ट्राई करूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से भी है. तो जो भी मेरे नोट्स होंगे, पीपीटी होंगे, या फिर मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में एमसीक्यूज या पीओक्यूज कराऊंगी, तो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में हो. So first of all, let us talk about August Comte. So August Comte was born in 1798 and he died in 1857. तो कोई भी थिंकर जब हम पढ़ते हैं तो ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि थिंकर को हम जब भी पढ़ते हैं हमें पहले ये याद रखना है कि उनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुआ था. तो एक टाइम फ्रेम हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट, वो कहाँ से थे. सो अगस्ट कॉम्ट वाज अ फ्रांस सोशोलॉजिस्ट. सो अगस्ट कॉम्ट एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे जिनका जन्म 1798 ड्यूरिंग द फॉर्मेंट ऑफ द फ्रांस रिवोल्यूशन में हुआ था. तो इस टाइम पे 1798 में हमारा फ्रांस रिवोल्यूशन एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई थी. तो उसी पीरियड में अगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था, वही फ्रांस में. So Auguste Comte was born at Montpellier, France, of Catholic royalist parents. In 1814, he was admitted to one of the most prestigious educational institutions of France at that time, called the École Polytechnique. ओके. सो 1814 में उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फ्रांस का एक कॉलेज था, इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे उनका
दाखिला उनके पेरेंट्स ने करवा दिया था, दैट इज इकोल पॉलिटेक्निक. सो दैट इज अ फेमस रिलीजियस educational institution of France. So Auguste Comte was being sensitive to the kind of social disorder that France was undergoing due to the revolution, was keenly interested in human affairs and study of society. सो अगस्त कॉम ने देखा कि फ्रांस रिवोल्यूशन उस टाइम पे हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फ्रांस रिवोल्यूशन. कि फ्रांस रिवोल्यूशन में क्या था, सबसे पहले हमारा फ्रांसीसी सोसाइटी बिफोर द फ्रांस रिवोल्यूशन क्या था, इक्वलिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, ये सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं था. क्योंकि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस. सबसे पहला वाला क्लास तुम्हारा जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका होता था. फिर उसके बाद नोबिलिटी होती थी, नोबिलिटी मतलब जो किंग नोबल्स वो होते थे. फिर लास्ट में हमारे आते थे the common people. So obviously the common people were very much exploited at that time, और उनको कोई भी अपना बात कहने का मौका नहीं मिलता था. तो there was monarchy. Okay, so king was the ultimate. So king जो कहेगा वही होगा. तो जैसे ही फ्रांस रिवोल्यूशन हो रहा था, क्रांति चल रही थी, तो समाज में बहुत सारे बदलाव दिखाई दिए. तो इस टाइम पे अगस्त कॉम का जो मन था वो भी बहुत विचलित हो गया, और उन्होंने ये जो सोशल डिसऑर्डर सामाजिक अव्यवस्था जो समाज में देखा, तो वो सब देख के उनको समाज के प्रति ज्यादा उनका झुकाव हुआ. तो समाज के अध्ययन में गहरी रुचि रहती थी. तो उनको ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन अफेयर्स, ये सब में ज्यादा उनको पढ़ना था. So he became a close friend and disciple of Saint Simon in 1824 and he became his secretary. तो Saint Simon करके भी एक थे famous philosopher of that time. तो वो भी ये जो फ्रांसीसी क्रांति थे उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे. तो इन्हीं के एक क्लोज फ्रेंड बन गए थे हमारे अगस्त कॉम, और 1824 में उनका सेक्रेटरी भी बन गए थे. Saint Simon was a France aristocrat, but in his ideas, he was one of the first utopian sociologists, that is, one who believes in an ideal society where everyone gets an equal share of opportunities and resources. So I think all of you know what is ideal. Ideal society को हम कामना कर सकते हैं कि ऐसा एक समाज होगा. Ideal is something which is utopian, okay? कि ऐसा एक समाज हमारे सेंट साइमन चाहते थे कि जहाँ पे हर किसी को, जो भी भले वो अमीर हो गरीब हो, तो हर किसी को इक्वल शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस मिले. ओके, वो एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट थे, एक फिलोसोफर थे, उनके आइडियाज ऐसे थे. सो इट वाज एट दिस पीरियड दैट अगस्त कॉम्ट वर्कड आउट द जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी विच ही नेम्ड सोशियोलॉजी. सो उसी पीरियड में उन्होंने देखा कि हमें एक समाज को पढ़ने के लिए भी, सोसाइटी को पढ़ने के लिए भी हमें एक साइंस की जरूरत है, एक विज्ञान चाहिए जो समाज को भी पढ़ेगा. तो उसी पीरियड में हमारे अगस्त कॉम ने ये सोशियोलॉजी को इन्वेंट किया. So he saw the French Revolution as the turning point in the history of human affairs. So ये आप सबको पता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने क्या क्या बदलाव लाया हमारे समाज में. पहले मोनार्की था, फिर हमारे समाज में डेमोक्रेसी आ गया. Yes, डेमोक्रेसी मतलब now people have a say in the affairs of the state. जो भी लीडर्स रूल करेंगे उनको जो लोग है, जो प्रजा है वो चुनेंगे. सो इससे हमारे समाज में का जो इतिहास था उस पर बहुत बदलाव आया. क्योंकि पहले मोनार्की था, अब डेमोक्रेसी आ गया, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट, जस्टिस, लिबर्टी, फेटर्निटी, ये सारे जो आइडियाज है, ये सारे आइडियाज भी हमारे समाज में उभर के आए. So society was unable to cope with the new developments in scientific knowledge and industrialization. तो समाज में क्या हुआ, ये तो बहुत बदलाव आया फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ, और साथ ही साथ आप सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हमारा आया था. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से क्या हुआ था, हमारा जो मोड ऑफ इकोनॉमी था दैट ऑल्सो चेंज. पहले फ्यूडलिज्म था, फिर हमारा कैपिटलिज्म आ गया. कैपिटलिज्म में क्या है, कैपिटलिस्ट ऐसे लोग थे जो इंडस्ट्रीज शहरों में बनाए, शहरों में इंडस्ट्रीज बना के गांव से जो लोग थे उनको शहर तक लाए. all the people started migrating from the villages to the urban areas. So एक नया सोशल ऑर्डर आ गया और समाज में बहुत सारे चेंजेस आ गए. क्योंकि पहले प्रिमिटिव सोसाइटी या गांव का जो रहन सहन, शहर का रहन सहन बहुत डिफरेंट हो गया, एक नया ऑर्डर आ गया. So a new order of social institutions in keeping with the changes has not yet taken place. Comte developed social physics, or what in 1939 he called sociology. Okay.
सो ये जो बदलाव समाज में हमारे अगस्त को हमने देखा कि पहले क्या था, लोग गांव में रहते थे, अब गांव से लोग शहर आ गए। गांव में लाइफ स्टाइल इज वेरी डिफरेंट, गांव में होमोजेनाइटी है, कलेक्टिव कॉन्सेंस बहुत ज़्यादा है। पर जब हम शहर में आ जाते हैं, शहर में heterogeneity, people from different cultures are there in the cities. Then there is also change in the institution, social institution में बहुत बदलाव आया। पहले जॉइंट फैमिली था, अब हमारा न्यूक्लियर फैमिली धीरे धीरे आने लगा। तो ये सारे बदलाव को पढ़ने के लिए अगस्त कॉम ने बोला कि हमें एक विज्ञान की जरूरत है जो समाज को भी पढ़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था सोशल फिजिक्स। ओके, सोशल फिजिक्स वाला टर्म इन्होंने बाद में बदल दिया, बदल के 1839 में उन्होंने सोशियोलॉजी दिया। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आता है कि सोशल फिजिक्स वाला टर्म क्यों अगस्त कॉम ने बदल दिया। क्योंकि ये एडोल्फ क्विटलेट करके एक DOLF, एडोल्फ क्विंटलेट, ओके, आई माइट बी रॉन्ग विद दिस स्पेलिंग, बट एडोल्फ क्विंटलेट करके एक थे जिन्होंने सोशल फिजिक्स करके पहले ही एक डिसिप्लिन को बनाया था। यस, सो इसीलिए हमारे अगस्त कॉम ने बोला कि ऑलरेडी तो सोशल फिजिक्स करके एक डिसिप्लिन है, तो हम इसको बदल के सोशियोलॉजी वाला टर्म दे देंगे। ओके, सो 1839 में हमारे इन्होंने सोशियोलॉजी दिया। Okay, so there I have written the use of the term social physics made it clear that Com sought to model sociology after the natural sciences. Now social physics, physics हमारा क्या है? Physics is a part of natural sciences. Physics, chemistry, biology हमारा science के subject है। तो इसीलिए अगस्त कॉम का जो एक मॉडल था, उनका जो मेथोडोलॉजी था, वो बहुत ही क्लियर था कि वो सोशियोलॉजी को भी एक नेचुरल साइंस की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। बट इनिशियली उन्होंने ये सोशल फिजिक्स वाला टर्म चेंज किया। क्यों चेंज किया? ही चेंज इट बिकॉज ही फाउंड दैट द बेल्जियम साइंटिस्ट एडोल्फ क्विंटलेट, सो हियर इज द स्पेलिंग, वहां पे साइड मैंने गलत लिखा हो, सो यू सी द स्पेलिंग, एडोल्फ क्विंटलेट करके एक थे जिन्होंने ये टर्म पहले ही यूज कर लिया था सोशल फिजिक्स। तो इसीलिए हमारे अगस्त कॉम ने सोशल फिजिक्स वाला टर्म बदल के सोशियोलॉजी वाला टर्म दिया। पर उनका मेथोडोलॉजी क्लियर था कि उन्होंने सोशियोलॉजी को भी एक साइंटिफिक स्टडी की तरह ही ट्रीट किया, साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह ही ट्रीट किया। सो उनके क्या क्या सेंट्रल आइडियाज थे? व्हाट वर द सेंट्रल आइडियाज ऑफ अगस्त कॉम? सो कॉम फेल्ट दैट द नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी वुड मेक थिंग्स बेटर। This leads to the cornerstone of Comte's approach, his evolutionary theory or the law of three stages. So जैसे मैंने बोला कि कोई भी थिंकर आप पढ़ोगे तो उनका सबसे पहले तो हमने देखा कि वो कब उनका बर्थ हुआ था, कौन सी जगह में उनका बर्थ हुआ था, उनकी क्या मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी पहले आपको पता है कि ही वांटेड टू एस्टेब्लिश सोशियोलॉजी इन अ वेरी साइंटिफिक डिसिप्लिन। दूसरी बात, ही वाज आल्सो अ इवोल्यूशनरिस्ट। ओके, he was also a evolutionist, that is also important. So what is evolutionary? Evolutionary का meaning क्या है कि there is a gradual transformation of society from simple to complex. Evolutionary का meaning क्या है कि समाज हमारा सबसे पहले simple था, फिर धीरे 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 हमारा समाज क्या हो रहा है, complex। और ये समाज में जो change आता है, it's a very slow and gradual process। एक ऐसा नहीं है कि अचानक से समाज में बदलाव आ गया है। समाज में बदलाव आने के लिए भी एक simple gradual process के थ्रू हमें जाना पड़ता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके उनका जो फेमस लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है, उसको हम पढ़ते हैं। देन यू अंडरस्टैंड हाउ आवर सोसाइटी इज इवॉल्विंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। So in other words, he holds that just as individual develops from the stage of a devout believer in childhood to a critical metaphysician, one who questions the abstract notions of existence in adolescence, to a natural philosopher in adulthood, so also the human beings and their system of thought has evolved in three major stages. So ये इन्होंने एक इंसान का डेवलपमेंट, मतलब एक छोटा बच्चा जब तक वो एडल्ट बन जाता है, जब तक वो बड़ा होता है, उसी तरीके से उसका जो दिमाग है, रीजनिंग है, वो भी डेवलप होता है। क्योंकि देखो, एक जब छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी जो बोलेगा वही उसके लिए सही है, वो बिल्कुल ही उसको डिसरिगार्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ जो बोल देगा दैट इज true for him. So that means what? Just as this stage individual develops from a stage of devout believer in childhood, तो उसकी मम्मी जो कह रहा है वो मानेगा। फिर धीरे धीरे जो एडोलसेंस स्टेज आएगा, वो एक क्रिटिकल मेटाफिजिशियन हो गया, तब मतलब वो हर एक चीज मम्मी का नहीं मानेगा। यस, ही विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस ऑफ एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेगा एडोलसेंस स्टेज पे।
ऑल ऑफ यू नो। फिर एडल्टहुड में जाके वो एक नेचुरल फिलोसफर बन जाएगा, क्योंकि अभी उसका पूरा जो है रीजनिंग, उसका सेल्फ, उसका पर्सनैलिटी सब कुछ डेवलप हो गया है, तो एक नेचुरल ही विल बी अ फिलोसोफर एट एडल्टहुड। सो इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का प्रोग्रेस होता है, हमारा जो थॉट है या रीजनिंग है उसका प्रोग्रेस होता है। तो इसी को इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी के साथ भी कंपेयर किया कि हमारा ह्यूमन सोसाइटी जो है उसका भी 3 स्टेजेस में इवोल्यूशन हुआ है। सो व्हाट आर द 3 स्टेजेस? द फर्स्ट स्टेज इज थियोलॉजिकल स्टेज, द सेकेंड इज द मेटाफिजिकल स्टेज, द थर्ड इज द पॉजिटिव स्टेज। ओके, 3 स्टेज, और हिंदी में अगर मैं बोलूं, धार्मिक चरण, आध्यात्मिक अवस्था एंड सकारात्मक अवस्था। So now we'll understand what are these 3 stages. So roughly theological stage को इन्होंने बोला है कि this is the first stage in the development of society. It is characterized the world prior 1300. The human mind at this level supposes that all phenomena are produced by the immediate action of supernatural beings. For example, some tribes believed that diseases like smallpox, cholera were the expression of God's anger. This stage comprises of 3 sub stages. तो सबसे पहला वाला स्टेज जो है उसको हमारे अगस्त कॉम ने क्या बोला है? धर्मशास्त्रीय चरण, दैट इज थियोलॉजिकल स्टेज। सो ये वाले स्टेज को इन्होंने बोला कि रफली, मतलब एग्जैक्टली डेट तो वो बता नहीं पाएंगे, पर उन्होंने बोला कि रफली जो 1300 था, उससे पहले 1300 एडी से या उससे पहले 1300 से पहले हमारा ये थियोलॉजिकल स्टेज था। और इस पीरियड में क्या था, हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स थे 1300 से पहले जो लोग थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा सुपरनेचुरल चीजों को बहुत बिलीव करते थे। रिलीजन, सुपरनेचुरलिज्म, मैजिक, साइंस, ये सारी चीजों पे इनका ज्यादा बिलीव था। तो कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे, उनको लगता था कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गया, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, तो भगवान गुस्सा हो गए इसीलिए इनको बीमारी हो गया, या फिर बारिश ना हो रहा है या बहुत जोर से बाढ़ आ गया या तूफान आ गया, तब भी उनको लगता था कि भगवान गुस्सा हो रहे। तो इस टाइप की उनकी मेंटेलिटी थी, बिकॉज दे वर फर्म बिलीवर्स ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग्स। अब ये थियोलॉजिकल स्टेज जो है ये भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। द फर्स्ट इज फेटिसिज्म, द सेकंड इज पॉलीथेइज्म, थर्ड इज मोनोथेइज्म। So what is fetishism? This is a philosophy which believes that supernatural power dwells in inanimate objects. Inanimate objects, all of you know, like for example a stone. मान लो जो ट्राइबल लोग थे या प्रिमिटिव लोग थे 1300 सदी से पहले, तो वो लोग किसी एक पत्थर को भी पूजते थे। इनएनिमेट मतलब मतलब जिनमें ऐसी वस्तु है जिनमें कोई जान ना हो, इनएनिमेट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को ये लोग वर्शिप करते थे। तो फेटिसिज्म इज दैट फिलोसफी। Then comes this polytheism. Polytheism, all of you know, poly का meaning होता है many, yes, mono का meaning होता है one. So polytheism is the belief in many gods is called polytheism. जैसे हमारा हिंदू रिलीजन इज ए पॉलीथेइस्टिक रिलीजन, राइट, क्योंकि हम खाली एक ही भगवान को नहीं मानते, हम बहुत सारे भगवान को मानते हैं। सो पॉलीथेइज्म वाला स्टेज भी इसमें आएगा। एंड थर्ड स्टेज इज मोनोथेइज्म, दैट इज बिलीफ इन वन गॉड। ओके, सो बिलीव इन वन गॉड एंड एट्रीब्यूट ऑल सिंगल सुप्रीम डेटी। सो 3 स्टेज क्या है? अंध, भक्तित्व, देन दबाद एंड एकेसरबाद। ओके, सो हिंदी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, बट स्टिल आप लोग इसमें ट्रांसलेशन में देख लो कि ये 3 स्टेजेस को क्या बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग को पता है कि 3 स्टेजेस है हमारे डेवलपमेंट के, वन इज थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव, बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि थियोलॉजिकल स्टेज भी हमारा फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, तो वो क्या है? द थियोलॉजिकल स्टेजेस के 3 स्टेजेस है, फेटिसिज्म, पॉलीथेइज्म एंड मोनोथेइज्म। ओके, now let us talk about the second stage, that is metaphysical stage. So the metaphysical stage started around 1300 AD and was short-lived roughly till 1800. It is an extension of theological thinking. Supernatural being is replaced by supernatural force. This is in form, essences, ideas and forms. Rationalism started growing instead of imagination. Under metaphysical thinking, it is believed that an abstract power or force guides and determines the events in the world. Metaphysical thinking discards belief in concrete God. So metaphysical stage जो है हमारा 1300 AD के बाद आया। 1300 AD से पहले हमारा theological था। 1300 AD से 1800 के बीच में जो ये था, इस बीच में हमारा ये मेटाफिजिकल स्टेज हम मानेंगे, क्योंकि इस स्टेज में क्या हुआ, लोग अब धीरे 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 क्या हो गए, अंधविश्वास को विश्वास करना छोड़ दिए।
कि इतना ज़्यादा अंधविश्वास सुपरनेचुरलिज्म को बिलीव नहीं करेंगे। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ थियोलॉजिकल थिंकिंग, नो डाउट कि रिलीजन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के जीवन में, बट स्टिल अब लोग ऐसे नहीं है कि खाली रिलीजन को ही मानेंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रैशनलिज्म, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें कम हो गया और धीरे धीरे लोग जो है अपना दिमाग का इस्तेमाल करने लगे। रैशनलिज्म स्टार्टेड टू ग्रो, यस, and abstract power force determines the events in the world. So metaphysical thinking अब धीरे धीरे आया, लोग एक अब एक कॉन्क्रीट एक एब्स्ट्रैक्ट गॉड को बिलीव करने लगे। कोई एक पत्थर को पूजा करना या पेड़ पौधा पूजा करना, दैट इज देयर, बट स्टिल एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्स को वो लोग बिलीव करने लगे। एब्स्ट्रैक्ट पावर, कि एक एब्स्ट्रैक्ट पावर, एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है जो पूरे संसार को चला रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पत्थर है, इसमें आत्मा है, इसमें जादू करेंगे। ये सारी चीजों से थोड़ा 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 लोग अब rationality की तरफ आने लगे। So that is the metaphysical stage. Then finally the positive stage comes. So in 1800 the world entered the positivistic stage. So the positivist stage represents the scientific way of thinking. Positive thought ushers in an industrial age. The positive or scientific knowledge is based upon facts, and these facts are gathered by observation and experience. All phenomena are seen as subject to natural laws that can be investigated by observations and experimentation. So positivist stage finally कब आया? 1800 के बाद आया। So 1800 के बाद हमारा साइड बाय साइड बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे थे, यस, कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड हमारा चल रहा था। तो 1800 तक क्या हुआ, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग आने लगा। अब ऐसा नहीं है कि बारिश हो गया या आंधी आ गया, तूफान आ गया तो हम अब 1800 पीरियड में जो लोग थे वो भगवान, मतलब ऐसा नहीं था उनका एटीट्यूड कि हाँ भगवान गुस्सा हो गए, तभी बाढ़ आ गया, तभी आंधी आ गई, तभी ये हो गया। अब धीरे धीरे साइंटिफिक थिंकिंग था। पहले लोग क्या सोचते थे कि सूरज एक जगह उगता है फिर एक दूसरी जगह में ढलता है, तो दैट मीन्स सूरज घूम रहा है पृथ्वी के आसपास, यस, इर्द गिर्द, बट ऐसा नहीं है, आर्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। सो ये सब जो चीजें हैं ये धीरे 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 हमारे पॉजिटिव स्टेज में लोगों को आंसर्स मिलने लगे। अब ऐसा नहीं है कि लोग अब बस अंधविश्वास में ही रहने लगे, क्योंकि अब क्या है, कुछ भी है तो फैक्ट है, और फैक्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, यस, फैक्ट इज समथिंग विच इज साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रूथ। तो ये सारी चीजें आ गया हमारा पॉजिटिविस्ट स्टेज में, ओके। So according to August Comte, all societies undergo changes. There is a stage in which a society enjoys social stability. Intellectual harmony prevails in such a society and various parts of the society are in equilibrium. तो एक तरीके से हम ये वाला स्टेटमेंट तुम लोग जब पढ़ोगे तुम्हें क्या लग रहा है? सोसाइटी इक्विलिब्रियम, यस, चेंज हो रहा है, हर एक सोसाइटी में क्या है, चेंज आती है, बट हमारे समाज में क्या होता है, चेंज जो है इतना जल्दी नहीं आता है, क्योंकि अगस्त कॉम्टे क्या थे, इवोल्यूशनरी थिंकर्स थे। एक शतक से दूसरे शतक जाने में हमारे कितने साल हैं, और चेंज बहुत धीरे धीरे आता है, बट एक पीरियड ऐसा होता है हमारा समाज जो है इक्विलिब्रियम एंजॉय करता है। इक्विलिब्रियम मतलब एक इक्वल स्टेज में रहता है, हर जगह पीस, हार्मनी है, इंटेलेक्चुअल हार्मनी है। But when the critical period comes, the old tradition, institution, etc. becomes dispersed, intellectual harmony is lost, and there is a disequilibrium in society. The French society in Comte's view was undergoing this critical period. But एक point of time ऐसा आएगा जब समाज में जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, तो एक तरीके से उथल पुथल हुआ ना, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशंस जो थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो बदल गए, फिर नए आए, यस, फिर उसके बाद एक ऐसा क्रिटिकल फेज आएगा, फिर उसके बाद जब हमारे नए इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, कैपिटलिज्म आ गया, फिर हम एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाएंगे, यस। तो ऐसे ही हमारा समाज चलता है अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे, कि चेंजेस होता है, बट चेंजेस स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस में होता है, बट एक ऐसा पीरियड आता है लंबे टाइम तक जब हमारा समाज जो है एक सोशल स्टेबिलिटी एंजॉय करता है, इंटेलेक्चुअल हार्मनी रहता है। फिर एक क्रिटिकल पीरियड आ जाएगा जब तुम्हारा ओल्ड ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस जो है वो बदल जाएंगे, समाज में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर एक इंटेलेक्चुअल हार्मनी फिर से आएगा। तो इसी तरीके से हमारे समाज क्या होता है, अंडरगो चेंजेस। The theological stage of human thought in relation to political dominance was dominated by the priest and ruler, ruled by military men.
The metaphysical stage, which corresponds roughly to the Middle Ages and the Renaissance, was dominated by churchmen. The positivist stage, which is just dawning, will be dominated by the industrial administrators and scientific moral guides. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि टाइम के हिसाब से, यस, थियोलॉजिकल स्टेज हमने पढ़ा ही था कि 1300 एडी से पहले की बात है। तो 1300 एडी से पहले क्या थे, जो तुम्हारे पंडित, जो ये पुजारी, जो मिलिट्री मैन हैं, वो लोग समाज को उस टाइम पे डोमिनेट करके रखते थे। लोगों का अपना बुद्धि विवेक कुछ नहीं था, जो प्रीस्ट, जो मिलिट्री रूल बोल देंगे वही लोग मानते थे। फिर उसके बाद मेटाफिजिकल आया, मेटाफिजिकल स्टेज आया, जो तुम्हारा मिडिल एजेस या रिनाइसेंस स्टेज के आसपास था, फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले का टाइम था। तो उस टाइम पे जो चर्च के लोग थे वो डोमिनेट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे चर्च और पॉलिटिक्स, मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स डिफरेंट नहीं था। जो रिलीजन था वही पॉलिटिक्स था, और इसमें रिलीजन ही इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए उस टाइम पे चर्चमैन जो थे वही लोग रूल करते थे। और पॉजिटिव स्टेज में तो सब कुछ चेंज हो गया, हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, डेमोक्रेसी आ गया, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं रहा, रैशनलाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए। तो इसलिए कह रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेज को कौन डोमिनेट करेगा, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि इंडस्ट्री, कैपिटलिज्म, दैट इज द मेन, और साइंटिफिक मॉरल गाइड, साइंस, यस, कुछ भी ऐसे वैसे लोग मानेंगे नहीं, एवरीथिंग विल बी क्वेश्चन, यस, जब तक तुम्हें एक साइंटिफिक आंसर नहीं मिलेगा लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यही सारी चीजें जो है पॉजिटिव स्टेज को डोमिनेट करेंगे। Okay, so another concept of Auguste Comte is hierarchy of science, and this is very important. Okay, तो सबसे पहले 2-3 टर्म्स आपको बोलूं कि जो हमारा सोशियोलॉजी है उसको क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बोलते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। सोशियोलॉजी इज द क्वीन, रानी बोलते हैं, क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। और एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी इज अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन। न्यू क्यों? क्योंकि 1837 मतलब 19th सेंचुरी में ही आया है, क्योंकि उससे पहले इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट उससे पहले आ गए थे। बट सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन, बट फिर भी सोशियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम हर चीज पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में हम पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, यस, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। और सबसे पहले हायरकी, अगर साइंसेस की हायरकी करेंगे, खाली सोशल साइंस नहीं, क्योंकि हमारे जो ऑगस्ट कॉम्ट थे उन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंस ही माना है, तो हायरकी ऑफ सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी को सबसे टॉप में रख रहे हैं। नाउ व्हाई यू आर कीपिंग सोशियोलॉजी एट द टॉप? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिक्रीजिंग जनरलिटी। ना अगर आप देखो कि सबसे पहले सोशियोलॉजी है, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिर मैथमेटिक्स। ओके, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है जिसके थ्रू आपको हायरकी ऑफ साइंसेस को याद रखना है, MAPCBS, M मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। ओके, नाउ इसको इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सोशियोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी हमारा जनरल डिसिप्लिन नहीं है, यस, बट मैथमेटिक्स इज अ वेरी जनरल डिसिप्लिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, आप सबको पता है। तो 2 + 2 = 4, इंडिया में भी 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4 अमेरिका में भी होगा, यूरोप में भी होगा, आर्टिक, एंटार्क्टिक, कहीं भी जाओ वर्ल्ड में, हर जगह 2 + 2 = 4 ही होगा। बट सोशियोलॉजी का डिफरेंट है। ये सोशियोलॉजी का इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वाइज हमारा बहुत सारी चीजें जो है हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर भी अगर कुछ हम रिसर्च करेंगे तो इंडिया में उसका आंसर हमें बहुत डिफरेंट मिलेगा रिसर्च के बाद, और अमेरिका में उसका आंसर भी बहुत डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चरल डिफरेंसेस है। तो इसी के बेसिस पे हमारे ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या बोला कि sociology is a very at the top of the social sciences on the basis of increasing degree of complexity. So he puts forth a hierarchical arrangement of sciences in a way which coincided with the order of their historical emergence and development, the order of dependence upon each other, their decreasing degree of generality and increasing degree of complexity. Okay, so that I already told you, in order of the historical emergence and development, तो उसमें भी sociology is relatively new discipline, that I already told you, सबसे टॉप में आएगा। order of dependence upon each other, sociology इतना कोई dependent नहीं है। increasing generality, decreasing generality,
yes, and increasing complexity. So that means sociology is the complex discipline, but mathematics को हम देखें तो it's a general discipline. तो इस तरीके से जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है. And this is the short form. ये भी क्वेश्चंस में हमारा आता है. yes, सबसे ये सारे डिसिप्लिन्स के नाम याद रखना है. सबसे कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन अगर पूछेंगे दैट इज सोशियोलॉजी. सबसे जनरल डिसिप्लिन इज मैथमेटिक्स. yes. Thus, the final arrangement of the sciences in terms of the emergence and complexity on this basis were mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology, and finally sociology. Yes. Com calls sociology as the crowning edifice of the hierarchy of sciences. Crowning, मुकुट की इमारत. तो सबसे पहले मुकुट में क्या है? सबसे ऊपर हमारा यहाँ पे सोशियोलॉजी है. तो इसलिए सोशियोलॉजी इज नोन एज द क्राउनिंग एडिफाइस. मुकुट की इमारत कहते हैं. कॉम समाजशास्त्र को विज्ञान के पदानुक्रम की मुकुट की इमारत कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ये टर्म जो है इसको भी याद रखो कि विच अगस्कॉम कॉन्सिडर्स विच डिसिप्लिन एज द क्राउनिंग एडिफाइस ऑफ द हायरार्की ऑफ साइंसेस. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को क्या लिखना है? सोशियोलॉजी. ओके, रिमेंबर. नाउ उसके बाद उन्होंने स्टैटिक एंड डायनामिक सोशियोलॉजी करके भी दो टर्म्स दिया है. वन इज sorry, okay, 1 second. So static and dynamic sociology करके भी इन्होंने दो टर्म्स दिया है. ना व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब क्या है? इट्स फिक्स, राइट. स्टैटिक मतलब फिक्स, dynamic matlab changing. So the static sociology studies the conditions of existence of society. The dynamic sociology studies the continuous movement of laws of succession of individual stages in society. So पहले आपको term समझना है. static का meaning है which is fixed. yes, so therefore static sociology will study what? Static sociology will study the conditions and existence of society. और dynamic sociology क्या पढ़ेगा? The continuous movement of laws. जो changes समाज में आ रहे हैं उसको dynamic sociology पढ़ेगा. So static is a theory of order or harmony between conditions of man's existence in society. Dynamics according to Comte is a theory of social progress which accounts to the fundamental development or evolution of sociology. Static मीन्स समाज में कैसे एक तरीके से इक्विलिब्रियम बना हुआ है, कैसे हमारे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना फंक्शन कर रहे हैं और ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो दैट इज स्टैटिक सोशियोलॉजी. पर व्हाट इज डायनामिक सोशियोलॉजी विल डू? डायनामिक मीन्स चेंज. तो जैसे समाज में हमारा सोशल प्रोग्रेस या डेवलपमेंट चेंजेस हो रहा है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको कौन स्टडी करेगा? डायनामिक सोशियोलॉजी स्टडी करेगा. So this is also another concept that is being talked about by Auguste Comte. Okay. Now these are some of the important works of Auguste Comte. ये भी बहुत important है, आपको याद रखना है. सबसे पहले वाला है The Course of Positive Philosophy 1813 to 1842 और इसमें इन्होंने 6 वॉल्यूम्स लिखा है. Course of Positive Philosophy के 6 वॉल्यूम्स है. Elementary Treatise on Analytic Geometry 1843. The Philosophical Treatise on Popular Astronomy 1844, General View of Positivism 1844, System de Positive Politic Positive 1851 to 54, इसके भी 4 वॉल्यूम्स है. Catechism of Positive Religion 1852. So I already told you जितने भी थिंकर्स है उनके बुक्स अलॉन्ग विद ईयर ऑफ पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है. और ऐसे भी आ सकता है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी के कितने वॉल्यूम्स इन्होंने लिखा है? 6 वॉल्यूम्स. सिस्टम ऑफ पॉलिटिक पॉजिटिव के इन्होंने 4 वॉल्यूम्स लिखे हैं. और कौन से ईयर में लिखा है वो भी आप लोग को जरूर याद करना है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हर्बर्ट स्पेंसर. सो इतना याद रखो कि हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम मैंने बोला ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड हर्बर्ट स्पेंसर इज कंसिडर्ड एज द सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी. सेकंड. इनका बॉर्न हुआ था 1820 में एंड ही डाइड इन 1903 एंड ही वाज अ yes and 1 second students. Okay, so he was an Englishman and a contemporary of Auguste Comte and continued several key ideas. Okay, 1 second students, I'll just my charger, I'll fix my charger and then continue the class.
Yeah. Okay. Yeah. So Herbert Spencer is considered to be the second founding father of sociology. So he is the second founding father of sociology. So Herbert Spencer was born in a middle class family in Derby, England on 27th April, and his sociology is based on the evolutionary doctrine and the organic analogy. So organic analogy और evolutionary doctrine ये दोनों ही इनके बहुत ही important concepts हैं, and he is considered to be the second founding father of sociology. और इन्होंने भी अगस्त कॉम से बहुत सारे आइडियाज जो है ये कंट्रीब्यूट किया था. और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को नहीं पता है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, देन आई विल टेल यू कि हर्बर्ट स्पेंसर वाज एक्चुअली अ बायोलॉजिस्ट. ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट हमारे हर्बर्ट स्पेंसर जो थे इन्होंने बायोलॉजी में स्टडी किया था, एक बायोलॉजिस्ट थे. बट उनको समाज में भी बहुत सारी दिलचस्पी हुई, मतलब ही वॉज इंटरेस्टेड टू स्टडी सोसाइटी. तो इसलिए उनका जो फेमस कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक एनालॉजी, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द ऑर्गेनिक एनालॉजी कॉन्सेप्ट. ऑर्गेनिक एनालॉजी उन्होंने ह्यूमन बॉडी के साथ हमारे सोसाइटी को कंपेयर किया है. क्यों? उनको आइडिया ये कहाँ से मिला? बिकॉज ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट, देयरफॉर ही कंपेयर्ड द ह्यूमन बॉडी विद द सोसाइटी. ओके. So Spencer was influenced by Charles Darwin's book The Origin of Species 1859, and he derived a lot of his ideas regarding evolution from Darwin. He gave the idea of survival of the fittest. The fittest peoples are those who were healthy, wealthy and more intelligent. सो चार्ल्स डार्विन जो थे इनसे बहुत ही प्रभावित थे हमारे हार्बर्ट स्पेंसर, और जो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस वाली किताब है 1859 का, उससे बहुत सारे आइडियाज जो हैं हमारे स्पेंसर ने लिया है डार्विन से, और उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है ये दिया है हमारे स्पेंसर ने. डार्विन से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने दिया है कि समाज में जो है, जो हेल्दी, वेल्दी और मोर इंटेलिजेंट लोग हैं वही सरवाइव कर पाते हैं. जो गरीब होते हैं, जो बीमार होते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन वर्ल्ड एंड द एनिमल वर्ल्ड है. सो एनिमल वर्ल्ड में आप लोग को पता है कि जो कमजोर पशु होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है. जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं वो वीक एनिमल्स को खा जाते हैं. बट जो तुम्हारा ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी में भी ऐसा है. ह्यूमन सोसाइटी में जो कमज़ोर है, जो बीमार है, या फिर जो गरीब है, यस, जो बुद्धू है, वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं. सो स्पेंसर, there has been a social evolution from simple, uniform or homogeneous structures to a complex or heterogeneous one. तो स्पेंसर भी, मैंने जैसे बोला, अगस्टकम की तरह एक इवोल्यूशनरी थिंकर थे. तो उन्होंने भी यही बोला है कि हमारा जो समाज है वो समाज एक तरीके से इवॉल्व हुआ है. सबसे पहले एक सिंपल समाज था, सिंपल से लेके वो एक होमोजेनस स्ट्रक्चर पे गया है. यस, होमोजेनस, सॉरी, सिंपल से वो एक हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर पे गया है. So according to Spencer, the aggregate of some simple societies gives rise to compound societies. The aggregate of some compound societies gives rise to doubly compound societies. The aggregate of some doubly compound societies gives rise to trebly compound societies. So ये एक उनका एक terms है कि पहले तुम्हारा एक simple है, simple के बाद तुम्हारा double हो गया, double के बाद ट्रिपल हो गया. यस, तो ऐसे ही तो हमारा बढ़ता है ना. एक पहले 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा. तो इस तरीके से हमारा ये डबल ट्रिपल ऐसे होते जाता है. तो उसी तरीके से अगर हम समाज को एक्चुअल में देखें तो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, simple societies consist of families. A compound societies consist of families unified into clans. Double compound societies consist of clans unified into tribes, and trebly compound societies such as our own have tribes brought together forming nations or states. तो ये जो एक हम एक अभी एक राष्ट्र में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं. यस, तो ये कैसे बना? यस, एक राष्ट्र या राज्य कैसे बना? एक दिन में बन गया क्या? नहीं. सबसे पहले फैमिली बना, फैमिली के बाद क्लैंस बने. क्लैन मतलब गोत्र, गोत्र के बाद बहुत सारे क्लैंस मिलके एक ट्राइब बना. यस, बहुत सारे ट्राइब्स मिलके एक राष्ट्र या स्टेट बना. सो एक सिंपल उन्होंने एक वे ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है. पहले परिवार, परिवार के बाद तुम्हारा गोत्र, बहुत सारे गोत्र मिलके एक ट्राइब बनेगा, बहुत सारे ट्राइब्स मिलके एक राष्ट्र या राज्य बनेगा.
So that is the concept of how evolution of societies taking place from simple to complex या from homogeneous to heterogeneous. Yes, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स है, बहुत सारे ट्राइब्स मतलब एक ट्राइब मान लो होमोजेनस होगा, बट जब बहुत सारे ट्राइब्स मिलके रहेंगे तो दैट मीन्स हेट्रोजेनस ना. सो हेट्रोजेनस लोग ट्राइब्स मिलके एक राष्ट्र बनेगा या एक राज्य बनेगा. और उनका और एक क्लासिफिकेशन है. द सेकेंड क्लासिफिकेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप्स which may not exist in actual reality but which would help in analyzing and comparing different societies. Here a different type of evolution is conceived of from military to industrial societies. Okay, तो second classification क्या है? उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमारा मिलिट्री सोसाइटीज था, मिलिट्री सोसाइटीज से अभी हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आ गया है. ओके, सो दैट इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन गिवन बाय हार्बर्ट स्पेंसर. और ये हमारे हार्बर्ट स्पेंसर के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है. फर्स्ट इज सोशल स्टैटिक्स, द कंडीशन एसेंशियल टू ह्यूमन हैप्पीनेस 1850, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1855, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मॉरल एंड फिजिकल 1861, द सिंथेटिक फिलोसफी 1860, फर्स्ट प्रिंसिपल्स 1862, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873, Principles of Sociology 1876 to 96, Data of Ethics 1879, The Man versus the State published in 1844. So these are some of the important books of Herbert Spencer. So इतना याद रखना कि social statics वाला जो term है ये हमारा अगस्त कॉम्ट ने दिया है, but social statics वाला जो book है ये हमारे Herbert Spencer ने दिया है. So इसमें आप लोग confuse मत होना. And students, do like and subscribe to Upasana ma'am sociology classes for all competitive exams, and do subscribe my channel. Okay, and do like, share and subscribe, comment भी करना. and study related जो भी notes आप लोग को चाहिए क्लास के बाद आप लोग को इसी टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा. और टेलीग्राम में जाके ढूंढो चैनल उपासना मैम सोशियोलॉजी क्लासेस, इसमें आपको सारा जो क्लास के नोट्स है ये क्लास के बाद मैं शेयर करती हूँ. ओके, so you'll get there. Okay then, thank you all of you. So upcoming videos के लिए भी आप लोग do like, share and subscribe करना और comment करना if you want any special lecture by me on any thinker. Yeah, thank you.